बहुत स्वागत है आपका विशेष में। और आज हम विशेष में बात करेंगे युवा की। युवा मतलब सपने, नई सोच, नया समाज और बदलाव के लिए युवाओं को ही जाना जाता है। युवा वर्ग ही देश और दुनिया में बदलाव लाता है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति भी अगर बदलाव की नई बयार देखती है तो वो भी नई पीढ़ी के साथ ही देखती है, क्योंकि युवा अपेक्षाकृत ईमानदार होता है और इसी नई पीढ़ी के कारण आज़ादी की लड़ाई से लेकर कई दशकों तक देश के राजनीति आदर्शों और विचारधारा पर आधारित रही और हर पीढ़ी के साथ राजनीति में ये बदलती चली गई। अब एक बार फिर से नई पीढ़ी राजनीति की दिशा बदलने की राह में है। देश भर में एक नया राजनीतिक नेतृत्व उभर रहा है। नई पीढ़ी की राजनीति, विचार और कार्यशैली भी पुरानी पीढ़ी से अलग है, अलहदा है। राजनीति में बदलाव लाने वाली नई पीढ़ी पर ही आधारित है आज का हमारा ये विशेष। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। उत्तर भारत देश की संसदीय राजनीति में हमेशा से अहम भूमिका अदा करता रहा है। देश को ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर भारत से ही मिले हैं। आगे भी युवा पीढ़ी देश के नेतृत्व की तैयारी में जुटी हुई है और वो भी उत्तर भारत से। अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगी आदित्यनाथ को देश का भविष्य माना जा रहा है। युवा नेताओं की अपनी कार्यशैली है जो पुराने नेताओं से अलहदा है, लेकिन देर से ही सही वक्त के साथ उनको राजनीतिक पहचान मिल ही जाती है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक विरासत वाले युवा नेताओं को भी अपनी पहचान बनाने के लिए बुजुर्ग और घाघ नेताओं की सियासत से जूझना पड़ता है और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पीढ़ियों का ये संघर्ष देश की हर राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलता रहा है। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पुराने नेताओं की कोठरी तो गांधी परिवार की नई पीढ़ी को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रही। वहीं तमाम युवा नेता पुराने घाघ नेताओं की वजह से पार्टी छोड़ने तक मजबूर हो गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी दलों में नए और पुरानी सोच का संघर्ष साफ तौर पर हाल फिलहाल में देखने को मिला है। नई पीढ़ी के नेताओं में पहचान बनाने की सबसे ज्यादा जद्दोजहद नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक वारिस राहुल गांधी को करनी पड़ी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान का सबसे ज्यादा खामियाजा राहुल को भुगतना पड़ा। दरअसल देश की सबसे बड़ी पार्टी की जगह से कांग्रेस को हटाने के लिए राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च किए गए। दादी और पिता की आतंकी हमलों में मौत के बाद 17 बरस की उम्र में विदेश भेज दिए गए राहुल गांधी 34 बरस होने पर स्वदेश लौटे। लिहाजा उनमें ना तो देसी चटक थी, ना ही हिंदी की लफ्फाजी। अपनी माँ की तरह राहुल गांधी ने राजनीति का ककहरा सीखा। 10 बरस कांग्रेस की यूपीए सरकार रही, लेकिन राहुल उसका हिस्सा नहीं बने। मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेताओं से देश के मुद्दे समझे और एक समझ विकसित की, जबकि देश की राजनीति में संस्कृति, धर्म की दुहाई देने वाले चतुर वाक्पटु और वाचाल नेता को ही प्रधानमंत्री बनने लायक समझा जाता रहा है। मनमोहन सिंह को भी मौन मोहन सिंह कहकर उनकी योग्यता को नजरअंदाज किया गया। तो राहुल किस खेत की मूली है? बहरहाल राहुल ने बीजेपी की नफ्स पर हमला शुरू कर दिया, आरएसएस को आड़े हाथों लिया और बीजेपी की क्रोनी कैपिटलिस्टों की मिली भगत को मुद्दा बनाने का जोखिम मोल लिया। जबकि पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां तो बड़े पूंजीपतियों की संसद में प्रतिनिधि भर होती हैं। ऐसे में बगैर पूंजी के चुनावी राजनीति में जीत हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन राहुल की जिद ही उन्हें अपनी पार्टी में औरों से अलहदा बनाती है। जबकि पार्टी के शीर्ष 23 नेता पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी पर दबाव बनाकर सत्ता सुख भोगने वाले इन नेताओं की वजह से राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि इनसे अपना नेता चुनकर कांग्रेस चलाने की चुनौती भी दे डाली।
अब भी एक भी फैसला गड़बड़ाने पर G23 राहुल प्रियंका सोनिया पर दबी जुबान से ही हमला बोल पड़ता है। आखिर में सोनिया को सामने आकर फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। यही हाल प्रियंका गांधी का है। दरअसल गांधी परिवार के सामने अपना राजनीतिक विरासत बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। प्रियंका अपने भाई के मुकाबले ज्यादा चतुर और सियानी नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए वो महिला कार्ड खेलकर जो भी हासिल करती हैं, वो उनकी निजी कामयाबी मानी जाएगी। साथ ही इसे बदलाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्ड अपनी बाह में छिपा कर रख रखा था अगले आम चुनाव के लिए, लेकिन प्रियंका ने बढ़त ले ली। दूसरी तरफ जिन तेवरों से पुलिस और प्रशासन की ज्यादतियों का विरोध कर रही हैं, वो आम जनता की नजरों में चढ़ रहा है और वह दिलों में जगह बना रही हैं। सोनभद्र में दलित अत्याचार के खिलाफ परिवारजनों से मिलने पहुंची प्रियंका धरने पर बैठ गई थीं। उस वक्त और फिर लखीमपुर खीरी पहुंचने के वक्त मिल रहा जन समर्थन और उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ बताती है कि वो कुछ ना सही तो पार्टी को प्रदेश में जिंदा करने में कामयाब हो सकती हैं। उत्तर भारत में युवा पीढ़ी के नेताओं की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। अखिलेश वाकपटु भी हैं, तो राजनीतिक फैसले लेने में जोखिम उठाना भी जानते हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो बाद में मायावती के साथ बुआ भतीजे का सियासी गठजोड़ भी। अब अखिलेश छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सिर्फ यादवों की पार्टी की छवि तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव से उनके समर्थक जल्द ही सड़क पर उतरकर संघर्ष की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर योगी सरकार अक्सर घर में ही घेर लेती है। वहीं दलित राजनीति में मायावती के बाद उत्तर भारत में उभरता बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का। रावण ने सहारनपुर जाति दंगे के विरोध से अपनी पहचान बनाई थी। बाद में लंबे वक्त तक जेल में रखे जाने से उनका कद बढ़ता चला गया। रावण की काम करने की शैली उनको मायावती से एकदम अलग करती है। चंद्रशेखर रावण को दलितों से जुड़ी हर घटना के मौके पर देखा जा सकता है। उनकी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में दलित अस्मिता के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस से निकले कई युवा नेता भी देश की राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे वो नेता भी शामिल हैं जो टीम राहुल का हिस्सा समझे जाते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की क्षत्रपवादी राजनीति से बगावत की। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने उन्हें प्रदेश की राजनीति से बेदखल कर दिया था, लिहाजा वो बीजेपी में आए और साथ ही मध्य प्रदेश की सत्ता की सौगात भी सौंप दी। बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री पद से नवाजा। राजमाता सिंधिया और दोनों बुआएं बीजेपी की राजनीति में रहीं, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी जाना अचरज नहीं था। उनसे भी भविष्य में खासी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस संगठन में चुनाव लड़े जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहां भी उनकी भी उम्मीदें परिवार से टूट गयी और वो अब यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक और धर्म ध्वजा वाहक की छवि बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनावी चेहरा बनाने में आला कमान की हिचक और उनसे नियंत्रण छीनने की कोशिश की कहानियां कांग्रेस की कार्यशैली की ही याद दिलाती हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक विरासत वाले युवाओं के लिए भी सियासत बहुत आसान नहीं रही। अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। चुनाव जीतकर अपने को साबित करना ही काफी नहीं है। बुजुर्ग नेताओं की चालबाजियों से जूझना भी खासे मुश्किल ज़दा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। राजनीतिक विरासत मिलने के बाद भी सियासत अब आसान नहीं रही है। गांधी परिवार शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी परिवार के वारिस अपनी विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरे युवाओं को भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन नई और बुजुर्ग पीढ़ी के इस सत्ता संघर्ष से युवा पीढ़ी के अवसर और अधिक तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देश की राजनीति में बदलाव का दूसरा दौर यदि याद करें तो 1977 में आया, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश के युवाओं ने आपातकाल का विरोध किया और सत्ता भी बदल गई। वहीं 2012 में युवाओं ने राजनीति में एक नई शुरुआत की। दिल्ली में हुए निर्भया कांड और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया और युवाओं को एक नई रोशनी नजर आई।
यूपीए सरकार के खिलाफ इन आंदोलनों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता पैदा किए जो अब तक मध्यम वर्ग के लोग थे। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की राजनीति में कई युवा नेता उभर कर सामने आए, यहाँ तक कि संसद में भी कई युवा नेता दिखे। यूपीए सरकार पर दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप जज्बा हो गए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रेलवे और कई घोटालों को लेकर पढ़ा लिखा युवा वर्ग भरा हुआ बैठा था। इसी जन आक्रोश से 2011 में IAC यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान शुरू हुआ और जन लोकपाल लागू करने की मांग की। मशहूर गांधीवादी अन्ना हजारे इस आंदोलन का चेहरा बन गए। एक बार फिर देश ने गांधीवादी चेहरे पर भरोसा किया और इनके पीछे देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं की फौज खड़ी हो गई। सामाजिक संगठन चला रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ बुद्धिजीवी वर्ग से योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, मेधा पाटकर, किरण बेदी, मयंक गांधी और गोपाल राय जैसे लोग जुड़े। कांग्रेस इस आंदोलन को संभालने में नाकाम रही और इस अभियान ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरे आंदोलन में विजेता साबित हुए। बौद्धिक आधार देने वाले बहुत से लोग न्यू में ही दफन हो गए। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नई किस्म की सियासत के लिए पहचाने जाते हैं। वहीं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस के युवा चेहरे अजय माकन जैसे नेता अपनी पहचान नहीं बना पाए। बीजेपी में भी दिल्ली की राजनीति से कोई बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आया। हरियाणा में अलबत्ता युवा नेताओं की नई पौध सामने आई। राष्ट्रीय लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला की विरासत संभाले दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी जैसी नेता उभरी। प्रदेश में बहुत से मतभेदों के बीच भी कांग्रेस को अपनी बारी का इंतजार है, लेकिन पंजाब में पैराशूट से उतरे नवजोत सिद्धू बहुत इंतजार करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की जल्दी में सिद्धू गांधी परिवार की नई पीढ़ी और पुरानी कांग्रेसियों के बीच छिड़ी जंग में सियासी भुट्टे सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी से आए सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से ज्यादा आला कमान तैयार नहीं हुआ और कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी से तालमेल का संकेत देकर कांग्रेस के लिए अगले चुनाव में नई मुश्किलें खड़ी कर दी। अंशुमान त्रिपाठी, AP। पूर्वी भारत में सभी पार्टियों के लिए युवा नेतृत्व बहुत अहम साबित हुआ। पूर्वोत्तर में किरण रिजिजू समेत कई युवा नेता उभर कर सामने आए हैं। नई राजनीति में, नए सदी के इस नए दशक के इस राजनीति में यदि हम कहें कि पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा युवा चेहरे उभरे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगा। असम में बीजेपी को सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता विश्वकर्मा जैसे नेताओं की वजह से बढ़त मिली, तो अरुणाचल में पेमा खांडू ने नया इतिहास रचा। उधर बिहार की यदि हम बात करें तो तेजस्वी यादव जैसा नेता मिला उत्तर भारत को, तो पश्चिम बंगाल में भी TMC के अभिषेक बनर्जी ममता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कमर कसते नजर आने लगे हैं। यह अलग बात है कि युवाओं को तबकर सोना बनना होगा, इसमें कोई शक नहीं, वरना तजुर्बे के सामने टिकना मुश्किल होगा। और खासकर बीजेपी ने जो नई तरह की राजनीति शुरू की है, जहां किसी का कोई कद नहीं, कभी भी कोई भी कहीं भी कुछ भी बन सकता है, ऐसे में युवाओं को यदि वो एक पुरानी पारंपरिक राजनीति ही करते रहे तो मुश्किलें हो सकती हैं। युवा हैं तो नई सोच भी रखनी पड़ेगी, युवा हैं तो नई चुनौतियों का सामना भी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उसे अपना वजूद बचाने के लिए अपनी जड़ों की तलाश करनी होगी, जबकि बूढ़े नेताओं की कुर्सी की लिप्सा पार्टी को जिलाने की कोशिश में आड़े आ रही है। लिहाजा लेफ्ट सेंटर की राजनीति में भरोसा रखने वाले युवा नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। कन्हैया कुमार से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये अहम नहीं है, लेकिन युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बेहतर कोशिश मानी जा रही है। कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस को बिहार की राजनीति में जमीन तैयार होने की उम्मीद जगी है। वहीं बिहार में प्रखर युवा नेता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव उभर कर सामने आए हैं। विशाल संसाधन होता है।
विशाल संसाधनों के बावजूद बीजेपी को हराकर आरजेडी को प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जिताने वाले तेजस्वी यादव निर्विवाद नेता साबित हुए हैं। युवा पीढ़ी में सिर्फ तेजस्वी यादव ऐसे नेता है जिन्होंने खुद को साबित किया है। वह उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपने बगावती तेवर के लिए पहचाने जाते हैं। तेज प्रताप खुद को लालू यादव का स्वाभाविक राजनीतिक वारिस समझते हैं, लेकिन लालू यादव भी उन पर राजनीतिक फैसलों के लिए भरोसा नहीं करते। अक्सर तेज प्रताप की महत्वाकांक्षा को यदुवंश में महाभारत का कारण समझा जा रहा है। उधर झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बाकायदा संभाल ली है। उन्होंने भी आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर देश के विकास की योजना और चुनावी रणनीति तैयार की थी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हेमंत अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को असम में हेमंत विश्वकर्मा को होने का मलाल हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनवाने में कामयाब रहे। पिछली स्वानंद सोनोवाल सरकार में हेमंत मुख्यमंत्री थे। हेमंत प्रदेश में पार्टी से जुड़े शिकायतों को लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे थे, लेकिन बकौल हेमंत राहुल अपने कुत्ते पीरी के साथ खेलने में मशगूल थे और बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाए। ये बात उन्हें खल गई और वह बीजेपी के साथ चले गए। उनके जाने से असम कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में चला गया, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे। टीम राहुल की नेता और असम से सांसद सुष्मिता देव भी तवज्जो न मिलने पर तृणमूल कांग्रेस में चली गई। अब वो पूर्वोत्तर में टीएमसी के विस्तार के लिए काम कर रही है। समझा जा रहा है कि मेघालय कांग्रेस को तोड़कर मुकुल संगमा को भी टीएमसी में देने की तैयारी है। टीएमसी में भी ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर खासा भरोसा कर रही है और पार्टी का महासचिव बनाया है। 33 साल के अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में नंबर 2 का नेता माना जाता है। हालांकि अभिषेक की पत्नी और साली पर कोयले की तस्करी के मामले में ईडी की जांच चल रही है। बहरहाल युवा नेताओं को भी अपनी खानदानी सियासत का फायदा मिलता है, लेकिन ये तय है कि इस विरासत को संजो कर रखने के लिए भी काबिलियत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। युवाओं को वैसे जोड़कर रखना भी एक राजनीतिक दलों के लिए एक मुश्किल भरा काम होता है, बहुत आसान नहीं होता। और शायद इस वजह से भी कोई भी राजनीतिक दल बेहद युवा चेहरे पर अपना यकीन नहीं बना पाता है। युवा राजनीति ज्यादातर आदर्शवादी होती है, जो शायद सियासत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती, जहां पर तमाम तरह के साम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नई इबारत यदि लिखना हो, बदलाव के लिए ललक यदि देखना हो, तो शायद युवा चेहरों पर ही यकीन किया जा सकता है। अब हालांकि यहाँ पर और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जहाँ ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहाँ कथनी और करनी में फर्क जो है वो होता है, और कई मामलों में युवा इस बात को मंजूर नहीं करता। पूरी दुनिया में बदलाव युवा वर्ग ही लाता आया है, आज भी ला रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जिसे दिशा तो बुजुर्गों ने दी है, लेकिन युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने में नाकामी का खामियाजा कई राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ता है। पूर्वी भारत की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में सोमेन मित्रा से मतभेद को हल करने में कांग्रेस आला कमान के नाकाम रहने पर ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बना ली और कांग्रेस का नामो निशान वहां से मिट गया। असम में भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, जब कांग्रेस ने जगन मोहन की युवा शक्ति को नहीं पहचाना और उससे दूरी बनाई, और साथ ही जगन को एक ऐसे नेता के रूप में उभरने का मौका मिला जहां कांग्रेस के छत्र छाया से अलग उन्होंने एक नई पीढ़ी की स्थापना ही कर दी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि दलों के द्वारा युवा पीढ़ी की ताकत को समझने में भूल हो जाती है और इसका खामियाजा बड़े दलों को भुगतना पड़ता है। उधर पश्चिम भारत की यदि हम बात करें तो पश्चिम भारत में भी युवा नेताओं की कभी कमी नहीं रही। युवा नेता शरद पवार की ताकत पहचानने में यशवंतराव चव्हाण ने भूल की और शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए।
उनकी बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, दूसरी पीढ़ी थे। लिहाजा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा को राजनीतिक विरासत मिली, लेकिन इन्हें अभी तक अपनी ताकत को साबित करना बाकी है। गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात की राजनीति में पहली पीढ़ी के नेताओं में अमित शाह का नाम सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वहीं हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर जैसे कई युवा नेताओं से भी भविष्य में खासी उम्मीद की जा रही है। एक अच्छी बात हुई है हाल फिलहाल में कि ऐसे नेता भी उभरे हैं जिनका कोई पृष्ठभूमि नहीं था, जो जमीन से उगे हुए दिखते हैं, जो छात्र नेता रहे हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन आज के दौर में जहां पर जिसको कहा जाए प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है और एक अलग तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, ऐसे में ये युवा चेहरे नई उम्मीद का आगाज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। 1964 में जन्मे 57 वर्ष के अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर का पार्टी में नेता माना जाता है। 1951 में उन्होंने बीजेपी नेता लालकृष्ण अडवाणी का गांधीनगर में चुनाव प्रचार संभाला था, तो गुजरात से अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया था। 97 में पहली बार विधायक बनने के बाद गुजरात की कोऑपरेटिव राजनीति में उन्होंने कांग्रेस को पैदल कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में लगातार नंबर 2 के नेता बने रहे। तब से आज तक मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह ही है। बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अमित शाह का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अध्यक्ष बनने पर पार्टी के विस्तार के लिए अमित शाह ने 10 लाख किलोमीटर की यात्रा की और देश को कोने कोने तक पार्टी को पहुंचा दिया। अध्यक्ष बनने पर पार्टी के विस्तार के लिए अमित शाह ने 10 लाख किलोमीटर की यात्रा की और देश के कोने कोने तक पार्टी को पहुंचा दिया। आज अमित शाह की छवि एक कठोर प्रशासक की बन चुकी है। वहीं गुजरात में युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 2015 के पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर महज 18 वर्ष की उम्र में अपना सिक्का बुलंद कर दिया। इस दौरान वो बीजेपी के प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल चुनौती साबित हुए और देश भर में सुर्खियां भी बनते रहे। अब उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल पार्टी की अंदरूनी सियासत में उन पर भारी पड़ गए। वहीं कन्हैया कुमार के साथ दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस में लाया गया है। जिग्नेश गुजरात के ऊना दलित अत्याचार घटना के विरोध के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी अपील पर दलितों ने मरे हुए मवेशियों का चमड़ा उतारने का काम बंद कर दिया था। जिग्नेश अपनी साफ राजनीतिक समझ और तर्कशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। दोनों युवा नेताओं को बिहार उपचुनाव में प्रचार के लिए उतारा भी गया। इसके अलावा गुजरात में सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक बने अल्पेश ठाकुर का भी नाम उभरते हुए नेताओं में लिया जाता है। पिछड़ा वर्ग के अल्पेश को 2015 में नशा मुक्ति अभियान की वजह से खूब शोहरत मिली थी और उन पर गोली भी चलाई गई। बाद में वो कांग्रेस के विधायक भी बने, लेकिन उन्हें भी पार्टी संभाल नहीं पाई और वे बीजेपी में चले गए। अल्पेश की ठाकुर सेना गुजरात के सभी इलाकों में खासी सक्रिय मानी जाती है। अंशुमान त्रिपाठी, देखिए। विशेष में बात दक्षिण भारत की करते हैं। दक्षिण भारत में युवा नेतृत्व की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के अनुभवी नेता चंद्रबाबू नायडू को पराजित कर इतिहास रचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू को हराने वाले जगन मोहन रेड्डी के इस ताकत को उनके ही दल कांग्रेस नहीं पहचान पाई थी और कांग्रेस ने जिस तरह से जगन के साथ व्यवहार किया, उस नाराजगी ने, उस गुस्से ने जगन को एक नई चमक दे दी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन कांग्रेस की वाईएसआर कांग्रेस सरकार है, तो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की मांग उठाने वाले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव इन दिनों राज्य की सरकार के असली कर्ता धर्ता माने जाते हैं। कर्नाटक के 29 वर्ष की आयु में सांसद बने तेजस्वी सूर्या आज बीजेपी की युवा शक्ति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बने हुए हैं। समझ सकते हैं आप कि दक्षिण में किस तरह से युवा परचम लहरा रहा है। युवाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कामयाबी के शिखर तक ले जाती है।
कांग्रेस के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की, लेकिन प्रदेश इकाई के राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार हो गए। तब अपनी मां के साथ मिलने पहुंचे जगन मोहन की आला कमान ने एक न सुनी। यूपीए के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में उन्हें 16 महीने तक जेल में भी रखा गया। लिहाजा वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए जगन मोहन ने वाईएसआर कांग्रेस बनाई और लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन अलग तेलंगाना की मांग को लेकर कांग्रेस से अलग हुए चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव को जगन मोहन की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार बनने पर केटीआर को वो सब आसानी से हासिल हो गया। के चंद्रशेखर राव अब केटीआर को मुख्यमंत्री पद देने की तैयारी में हैं। उन्हें टीआरएस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वहीं कर्नाटक में भी पेशे से वकील तेजस्वी सूर्या उग्र हिंदुत्व के दक्षिण भारत में ध्वजावाहक माने जाते हैं। 2017 में मैंगलोर चलो रैली को सफल बनाने में तेजस्वी सूर्या की अहम भूमिका रही, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार किया और फिर दक्षिण बेंगलुरु से आम चुनाव लड़कर लोकसभा सदस्य बने। अब बीजेपी जहां जहां उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने की तैयारी करती है, वहां तेजस्वी सूर्या को स्टार कैंपेनर के रूप में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर दक्षिण भारत की राजनीति दक्षिणी प्रदेशों तक ही सीमित रही। आंध्र प्रदेश ने जरूर चंद्रबाबू नायडू जैसे युवा नेता दिए जिन्होंने केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की, तो एआईएडीएमके ने जे जयललिता जैसे नेता को दिया जो युवा भी थी और जो नई सोच के साथ भी थी, जो बीजेपी के साथ केंद्र की राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करती रही। लेकिन उसके बावजूद जितने युवा चेहरे वहां आते रहे और जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना पाते, वो शायद नहीं बन पाई। भाषा की शायद एक मजबूरी रही होगी और इसके लिए बार बार युवा चेहरों को देखना हो तो बार बार उत्तर भारत की ओर नजर जाता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, युवाओं को कहीं भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। देश में युवा राजनीति के कई दौर आए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए युवाओं ने कभी क्रांतिकारी बनकर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमना मंजूर किया, तो कभी महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते से दमन का विरोध किया, तो इमरजेंसी के विरोध में मशहूर गांधीवादी जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का सपना तक देखा। तीसरा दौर 2012 के वक्त आया जब राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में युवा एकजुट हुए। लेकिन सवाल ये है कि युवा नेतृत्व से राजनीति कितनी बदली या फिर राजनीति ने युवा नेतृत्व को ही कितना बदल दिया। अक्सर ये सवाल उठता है कि वाकई क्या युवा नेतृत्व भारतीय राजनीति को वो दिशा दे पाया जिसकी उम्मीद युवाओं से की जाती रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश को हमेशा किसी गांधी की जरूरत है। मोहनदास करमचंद गांधी राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक बदलाव की कोशिशें वजह से महात्मा को अछूतोद्धार, मलिन वस्त्रों की सफाई, मूर्तियों का विरोध और महिलाओं के सम्मान और समाज राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से युवा वर्ग के आंदोलन से जुड़ता चला गया। आज़ादी की लड़ाई ने देश को एक से एक बढ़कर युवा नेता दिए जिन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद आधुनिक भारत को शक्ल देने में अहम भूमिका अदा की। सबसे बड़ी बात कि स्वाधीनता संग्राम के समय से ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने राजनीति में व्यक्ति को हावी नहीं होने दी। यहाँ तक कि संसद में प्रधानमंत्री नेहरू को अपनी पार्टी के नेताओं का मुखर विरोध झेलना पड़ता था। लेकिन नेहरू और फिर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद राजनीति की पथ शुरुआत हुई। नेहरू की मौत के बाद हुए कांग्रेस में सत्ता संघर्ष और दो फाड़ होने पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के काम करने का तौर तरीका बदल दिया। उसके बाद से वफादारी राजनीति की पहली शर्त बनती चली गई। देवनाथ परिवर्तन से नेताओं ने
इंदिरा इज इंडिया जैसा नारा दिया, पोट्री बंद की गई, आपातकाल लगा, सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं ने अभिव्यक्ति की आजादी का गला खोला। एजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी देश के काले इतिहास में दर्ज हो गई। एजेंसी की सैरात में जयप्रकाश नारायण ने देश को राह दिखाई। जेपी के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति की मशाल लेकर युवा वर्ग ने देश भर में बदलाव की अलग जगाए। जेपी आंदोलन ने भी देश को बहुत से नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस का विकल्प त्याग करने की कोशिश की। जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता सरकार में जनसंघ के नेता भी शामिल हुए। देश में दूसरी बार गैर कांग्रेसवाद की हवा निकली, लेकिन आपसी मतभेद और स्वार्थ की वजह से यह राजनीतिक प्रयोग भी भरभरा कर गिर गया। इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इसके बाद देश के चुनाव सहानुभूति लहर के बल पर जीते गए। इंदिरा और फिर राजीव गांधी की हत्या पर देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस से अपेक्षा पूरी न होने पर युवा वर्ग बदलाव की बात जोता रहा। इसी बीच राजीव गांधी पर वो वोट्स खरीद और भ्रष्टाचार में जो आरोप लगा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह युवा आकांक्षा का प्रतीक बन गए। गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय मोर्चा का साथ देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने वीपी सिंह की पालकी छोड़ी, लेकिन इस बार भी युवा वर्ग चला गया। सत्ता की लड़ाई ने वीपी सिंह को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को मजबूर कर दिया। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है के नारे लगाने वाला युवा वर्ग दो भागों में बट गया। स्वर्ण युवाओं ने सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया तो पिछड़ा वर्ग एकजुट हो गया। ऐसे में जाति के सामाजिक आर्थिक वर्ग से जोड़कर देखने वाली समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को एक बड़ा वोट बैंक मिल गया। महात्मा गांधी की समरसता और उदारता पर आधारित राजनीति के उलट पाटों और राज करो सियासत का मूल मंत्र बनता चला गया। जाति में बांटने की राजनीति के जवाब धर्म और मजहब की सियासत में दिया। मंडल के जवाब में कमंडल खड़ा किया गया और राम मंदिर आंदोलन के लिए सबकी धार्मिक आस्था को बनाया गया। भारत और विदेशी हमलावरों से जोड़कर हिंदू मुस्लिम सियासत जोड़कर दी गई। इसी में बाबरी मस्जिद छा गई। साथ में देश की गंगा चमन रवायत की शिक्षा रोजगार के लिए लड़ते युवा को कभी जाति कभी धर्म से जुड़े मुद्दों में बरसों तक उलझाए रखा गया। राजनीति में अपराधियों की आमद बढ़ती गई। युवा वर्ग सियासत से परहेज करने लगा। राजनीति भी आदर्शों के बजाय व्यापार बनती गई। चुनाव में पैसे की अहमियत बढ़ती चली गई। कांग्रेस फिर 10 साल के लिए सत्ता में आई। देश की राजनीति ने दूसरी बार मौका दिया, लेकिन गठबंधन की हुई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2012 में एक बार फिर युवा वर्ग खड़ा हो गया। निर्भया कांड में इसका गुस्सा रायसीना हिल्स पर दिखाई दिया तो 2G पुल घोटाले पर उसकी नाराजगी रामलीला मैदान में व्यक्त हुई। गांधीवादी अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने कांग्रेस की सरकार को हिला दिया। इस नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला। नरेंद्र मोदी के चेहरे और उद्योगपति के आर्थिक मदद से देश का पहला हाईटेक चुनाव 2014 में हुआ। मोदी युवा वर्ग की धड़कनें बने। साल में 2000 करोड़ रोजगार, विदेशों से काले धन की वापसी और हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए जैसे जुमले युवा वर्ग को अच्छे दिनों का सपना दिखाते रहे। विकास के मुद्दे पर लड़े गए चुनाव में चुनाव वर्ग मोदी के साथ खड़ा दिखा, लेकिन एक बार फिर रोजगार, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ने के बजाय वो जाति और धर्म की सियासत फंस कर अंशुमन त्रिपाठी एबी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में दो ही आदर्श रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम या फिर महात्मा गांधी। अब नेताओं के राजनीतिक पतन को देखते हुए व्यवसाय की तरह राजनीति को अपनाना शुरू कर दिया गया है। पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं कि चुनाव एक निवेश बन गया है और अगले 5 साल से उससे मुनाफा बनाया जाता है। साथ ही अगले चुनाव का खर्चा जुटा लिया जाता है। अब निचले तबके से जनसेवा के जरिए संसद तक पहुंचने का ख्वाब देखना लगभग असंभव हो गया है, लेकिन युवाओं की उम्मीदें हैं कि जिए जाती हैं। बार बार छले जाने के बावजूद युवा वर्ग को बदलाव के लिए हर बार किसी गांधीवादी चेहरे की तलाश रहती है और जब भी किसी आदर्श पुरुष की तलाश होती है,
तब ऐसे हालात उभरते हैं कि लगता है कि कोई तो गांधी आएगा। लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अब वो हालात नहीं कि कोई दूसरा गांधी बन सके। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि युवा हैं तो उम्मीद भी है। उम्मीद है बदलाव की, उम्मीद है नई राजनीतिक बयार की, उम्मीद है कुछ अच्छा होने की। इसी उम्मीद के साथ कि ये नए युवा चेहरे हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति को नई दिशा देंगे और भारतीय राजनीति के अंदर जो छल कपट, जो सियासत का एक खास रंग होता है, उस रंग को थोड़ा कम और मानवता के रंग को ज़्यादा उभारने में मदद करेंगे। आज के विशेष में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।